नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन पे। हम लोग जैसा कि आपको पता है कि अपने एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने एसएससी सीजीएल 2023 में जो मेंस हुआ था आपका मार्च में, उन सभी नए क्वेश्चनों को मैंने उठाया है और उन क्वेश्चनों को आज मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। देखते हैं 25 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या आपका मेंस का लेवल आपके लिए रहता है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा आज का है कि प्रांकलन समिति का गठन कब किया गया था। हमसे पूछा गया है प्रांकलन समिति का गठन कब किया गया था, 1948, 1950, 1947 या 1949। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 1950। अगर बात करेंगे आप प्रांकलन समिति की, जिसे हम लोग अपनी एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं। अगर बात करेंगे आप तो इसकी जो अगर सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो सदस्यों की जो संख्या है फ्रेंड्स वो रहती है आपके 30। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रांकलन समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो 30 रहती है और इसके सभी सदस्य जो होते हैं फ्रेंड्स वो लोकसभा के होते हैं। ये चीज भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1950 हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के गुण रखता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना। अगर बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो ये आपके आते हैं 4th भाग में। मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो ये आते हैं 4th ए में। अगर आप बात करेंगे मौलिक अधिकारों की तो ये आपका भाग आता है 3रा और प्रस्तावना तो आपका कोई भाग नहीं है, इसे हम लोग संविधान की क्या कहते हैं, आत्मा। अगर आप बात करेंगे कल्याणकारी राज्य की तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इन आपके आर्टिकल 36 से लेकर आपके आर्टिकल 51 तक इसमें कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने की बात कही गई है, जिसमें राज्य आपके विभिन्न विभिन्न काम करेंगे। जैसे आर्टिकल 40 में अगर आप बात करेंगे तो उसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, है ना फ्रेंड्स। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या वर्णित है। एडवोकेट जनरल, चुनाव आयोग, वित्त आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। अगर आप एडवोकेट जनरल की बात करेंगे तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो आर्टिकल 76 और राज्य के लिए जो आपका होता है फ्रेंड्स महाअधिवक्ता वो आर्टिकल 165 में। चुनाव आयोग की बात करेंगे तो आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक आपके चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। वित्त आयोग की चर्चा करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका 280 में की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे यानी एनसीबीसी की अगर आप बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपके आर्टिकल 338 में वर्णित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा आपका वित्त आयोग अनुच्छेद 280 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको जैसे बता चुका हूं ये सभी प्रश्न आपके सीजीएल 2023 जो कि मार्च में हुआ था वहां से मैंने आपके उठाए हैं, जो कि आपके एमटीएस में भी आपको देखने को मिलेगा। लेवल मैंने वही 10th स्टैंडर्ड का रखा है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही हाई लेवल की क्वेश्चनों को हम लोग चर्चा करने वाले यहाँ पे नहीं है। आगे है, पाषाण कालीन बस्तियों में प्रमुख भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़। बहुत से लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आपके भीमबेटका की गुफाओं से चित्र देखने को मिले थे। इन चित्रों से यह ज्ञात होता था कि वहां के जो पुरुष हैं या मतलब जो लोग थे वो क्या करते थे, वो मांसाहारी यानी मांस भी खाते थे, क्योंकि उन्होंने उस पर जो चित्रण किया था वो चित्रण फ्रेंड्स किसका किया था, शिकार करने का। तो शिकार करने का चित्रण जो आपको पूछा जाए कहां से प्राप्त हुए तो भीमबेटका गुफाएं, जो कि आपकी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था। 1935, 1919, 1919 या 1893। अगर आप 1935 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आता है
भारत परिषद अधिनियम। कौन सा था फ्रेंड्स आपका? भारत परिषद अधिनियम 1935। इसी अधिनियम से लगभग आपका संविधान का जो 60% हिस्सा है वो इसी से लिया गया है। अगर आप 1909 की बात करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मार्ले मिंटो सुधार। 1919 को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 1909 की बात की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन बी को सबसे पहले सन 1897 में खोजा गया था? बायोटीन, फोलेट, राइबोफ्लोविन या थायमिन? सबसे पहले मैं इसका सबका नाम बता देता हूं। बायोटीन को हम लोग विटामिन B7 कहते हैं, फोलेट को हम लोग विटामिन B9 कहते हैं, राइबोफ्लोविन को हम लोग विटामिन B2 कहते हैं और थायमिन को हम लोग विटामिन B या B1 कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो थायमिन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस एक ऋतु को भारत की प्रमुख 4 ऋतु में माना नहीं जाता है? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून या दक्षिण पूर्व मानसून? तो आपका ये शरद ऋतु भी सही है, ग्रीष्म ऋतु भी सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून भी सही है, लेकिन भारत में दक्षिण पूर्व मानसून नहीं आता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून, तो आपने सुना होगा कि लौटता हुए मानसून, एक आपका मानसून जो लौटता हुआ मानसून है उसे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है? अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो CGL हो, चाहे आपका CHSL हो या हो आपका GD, ये 3 एग्जाम जो कि आपके हाल फिलहाल में ही हुए थे, यानी सबसे पहले दिसंबर में CGL, उसके बाद जनवरी में GD और मार्च में आपका CHSL, इन तीनों में 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा गया था। हालांकि जनगणना बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन MTS में भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे आप ये क्वेश्चन CGL का देख रहे हैं, मेंस में पूछा गया है कि साक्षरता सबसे कम कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या हरियाणा? अगर देखा बात करेंगे फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा क्या थी? जनसंख्या, यानी यहाँ की जो जनसंख्या थी फ्रेंड्स वो सबसे ज्यादा थी। अगर आप केरल की बात करेंगे तो सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा था? पढ़ा लिखा राज्य, यानी सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला राज्य कौन सा था? केरल। वहीं बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बिहार। अगर हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ आपको पता होगा फ्रेंड, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ मिला था? तो आपका हरियाणा में ही मिला था। तो सभी प्रश्न आपके एक तरीके के मतलब ऑप्शन प्रश्न ही है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा। परिवर्तन आपके लिए बिल्कुल बद्ध है हर चीज के लिए करने के लिए। किस विटामिन की कमी से घाव में रक्तस्राव होता रहता है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन के? विटामिन डी की बात करेंगे तो इससे फ्रेंड्स होने वाला रोग होता है सूखा रोग, यानी आपकी जो स्किन है वो ड्राइनेस हो जाती है। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं और इससे जो मेन चीज है वो हमारा हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हमारा हो जाता है। चीज ध्यान रखिएगा। विटामिन ए की कमी से तो आपको पता होगा रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब बात करें हम विटामिन के, तो इसी से आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसीलिए आपका जो रक्तस्राव है वो होता रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से जाना जाता है? USB स्टिक्स, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB हार्ड डिस्क? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी सॉलिड स्टेट ड्राइव हमारा, जिसे हम लोग SSD के नाम से जानते हैं, वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सी मेमोरी है जो CPU के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है? कैच मेमोरी, बैकअप मेमोरी,
मेन मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो जब डायरेक्ट करेगी तो ऐसी मेमोरी को हम लोग कौन सी मेमोरी कहेंगे, मेन मेमोरी कहेंगे। कैच मेमोरी जो होती है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुपर फास्ट मेमोरी होती है, हालांकि ये छोटी होती है लेकिन बहुत ही तीव्र काम करती है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट में हाइपरलिंक के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल के, कंट्रोल एम, कंट्रोल एच या कंट्रोल जेड। अगर बात करेंगे हाइपरलिंक के लिए, तो हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के का प्रयोग आपका किया जाता है, जिससे आपका हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कंट्रोल एम का प्रयोग, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि सिलेक्टेड वर्ड को आगे पीछे खिसकाने के लिए आपका कंट्रोल एम का प्रयोग होता है। कंट्रोल एच की अगर आप चर्चा करना चाहेंगे, तो कंट्रोल एच का जो प्रयोग है फ्रेंड्स, वो हमारा किया जा सकता है किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए। अगर आप कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो उससे आपको कंट्रोल एच प्रयोग करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड तो आप लोगों को पता होगा कि अगर में कोई भी गलती हो जाती है उस सीरियल को बिगाड़ने के लिए कंट्रोल जेड यानी अंडो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप कंट्रोल जेड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर ए यानी CTRL प्लस के का प्रयोग आप हाइपरलिंक के लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ग में OH समूह जुड़ा रहता है, अल्कोहल, एथेन, कीटोन या एल्डिहाइड। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, वो अल्कोहल यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें OH जुड़ा रहता है, C2H6 आपका एथेन हो जाता है। कीटोन की अगर आप चर्चा करेंगे तो कीटोन आपका CO हो जाता है। एल्डिहाइड की बात करेंगे तो इसमें होता है RCHO। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बॉम्बे से ठाणे के बीच चलने वाली भारत की पहली ट्रेन ने कुल कितनी यात्रा तय की थी, 38 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 34 किलोमीटर या 51 किलोमीटर। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड कि लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच में एक ट्रेन चलती है। ठीक है, ये ट्रेन जो है वो 35 किलोमीटर की यात्रा आपका तय करती है। चूंकि 35 इस ऑप्शन में है नहीं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी 34 को बिल्कुल करेक्ट समझ सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि 35 किलोमीटर उसका राइट आंसर होता अगर इसमें ऑप्शन नंबर 35 दिया होता। अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक रेमन लेखक पिलिनी के द्वारा लिखी गई है, इंडिका, नेचुरल हिस्ट्री, जियोग्राफिक या जंगल बुक। इंडिका की अगर बात करेंगे तो ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, जिसमें आपके चंद्रगुप्त के समय के सामाजिक जीवन की चर्चा की गई है। नेचुरल हिस्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफिक की बात करेंगे तो ज्योग्राफिक आपके लेमन महोदय द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेचुरल हिस्ट्री इज रिटन बाई रोमन ऑथर पिलिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, साधारण विधेयक, संविधान विधेयक, वित्त विधेयक या निम्न में से कोई नहीं। तो इन दोनों को तो पेश किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक में लोकसभा का जो कद होता है वो ऊपर हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी वित्त विधेयक को आप राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस उसको नहीं कर सकते। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करता है, अनुच्छेद 132, 226, 143 या अनुच्छेद 32। अगर आप बात करेंगे अनुच्छेद 132 में, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपीलीय अधिकारकता प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 226 में बात करेंगे तो इसमें हाई कोर्ट को आपको रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट को सलाह देने का अधिकार प्राप्त है, सलाह देने का अधिकार प्राप्त है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 में बात करेंगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर, वस्तु और सेवा कर, धन कर या उपहार। यानी वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GST कहते हैं, ये एक प्रकार का आपका अप्रत्यक्ष कर है जो आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप GST की चर्चा करेंगे तो इसे लागू कब किया गया था, तो इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को।
कोई अगर आपसे समिति पूछ दे, अब तो फिलहाल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा विजय केलकर समिति द्वारा ये आपका लाया गया था। तो इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कोई आपसे आर्टिकल भी पूछ दिया जाए तो आर्टिकल 279A, और अगर संशोधन पूछे दिया जाए तो संशोधन को भी आप ध्यान रखिएगा, संशोधन नंबर 101। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जफर खान एक प्रमुख सेना नायक था, निम्नलिखित में से वह किसके शासनकाल में था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके दिल्ली सल्तनत के राजा हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लड में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? वसा, लोहा, कैल्शियम या प्रोटीन? तो ये तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में आयरन जो होता है वो घुला होता है, जो आगे जाके आपका आयरन हीमोग्लोबिन को रक्त के तक ऑक्सीजन के द्वारा संवहित करता है। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यह सबसे पुराना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यानी सीपीयू है? ट्रिपल कोर, सिंगल कोर, डुअल कोर या क्वाड कोर? तो इसमें आप समझ गए होंगे कि सिंगल कोर ही सबसे पुराना होगा, उसके बाद डुअल कोर, ट्रिपल कोर, आजकल हम लोग क्वाड कॉम यानी नहीं इसको बोलते हैं, क्वाड कोर पे प्रोसेसर हम लोग देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया था? तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? यानी कंप्यूटर के किस पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? अगर आप तीसरी पीढ़ी की बात करेंगे तो यहाँ पे आईसी का प्रयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ये तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। और बात करेंगे चौथी पीढ़ी में तो यहाँ पे AI प्लस आईसी यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया जा रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में जाना जाता है? हब, ब्रिज, स्विच या गेटवे? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हमारा गेटवे हो जाएगा। अब गेटवे काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई आपने डाटा रखा है तो उस डाटा पैकेज को ये क्या करेगा, सबसे पहले रीड करता है, रीड करने के बाद उसे फिल्टर करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? फिल्टर करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर के रूप में कहते हैं कि यहाँ पे ये चीजों क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स वो गेटवे हमारा बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, सुंदरम राममूर्ति को हाल ही में किस संस्था का MD और CEO बनाया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज या नाबार्ड? अगर आप नाबार्ड की बात करेंगे तो इसमें जो आपके श्री शाह जी केवी जी को बनाया गया है, इनका नाबार्ड का नया अध्यक्ष। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की बात करोगे तो इसके जो MD हैं फ्रेंड्स वो आपके आशीष कुमार चौहान जी आपके हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसके जो हैं वो आपको पता ही होगा, शक्तिकांत दास इनके प्रमुख हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो नए MD और CEO बनाए गए हैं वो है सुंदरम राममूर्ति। आज का हम लोग अंतिम प्रश्न लेने वाले हैं। अंतिम प्रश्न है, FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? पाकिस्तान, रूस, उत्तर कोरिया या अफगानिस्तान? अगर आप बात करेंगे FATF तो इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसने हाल ही में रूस को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। ये हम लोगों ने SSC CGL के जो आपके प्रीवियस ईयर थे इसी साल, और ध्यान रखिएगा मेंस के क्वेश्चन थे, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। सभी लोग ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।